नमस्कार। डिस्कस टाइम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों पर। भारत के मध्यकालीन युग में शायद ही कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कोई उल्लेख हुआ होगा, लेकिन भारत में 1910 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स द्वारा सबसे पहले कैंसर को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई थी। जर्नल ऑफ ग्लोबल ऑन्कोलॉजी की एक रिपोर्ट के मतानुसार भारत में 2018 में कैंसर के 11.5 लाख मामले सामने आए थे और यह भी आशंका व्यक्त की गई थी 2040 तक इसके तकरीबन दोगुनी होने की क्षमता है। ठीक इसी तरह के मामले 1999 से लेकर के 2016 तक देखने को मिला था। उस दौरान कैंसर से मरने वाले मरीजों की संख्या तकरीबन दोगुनी थी। तो आइए आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे देश के जाने माने विशेषज्ञ कैंसर मामलों के जानकार डॉक्टर संदीप नायक जी के साथ। नमस्कार, डिस्कस टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कैंसर जैसी घातक बीमारी पर। कैंसर को लेकर के भारत में सबसे पहले 1910 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी। तब के समय में कैंसर के बारे में कुछ और कहा गया था, उसे किसी और तरीके से परिभाषित किया गया था। लेकिन हम समय के साथ साथ आगे बढ़े हैं और हमें कैंसर की कई बीमारियों को देखने को मिला है। तो मैं आज के समय में कैंसर को किस तरह से परिभाषित करेंगे और आप कैसे बताना चाहेंगे कि कैंसर क्या है? वैसे कैंसर तो पहले एक रेयर बीमारी, मतलब बहुत कम लोगों में पाई जाती थी उस जमाने में। मतलब कभी आप बात करोगे तो अराउंड 40-50 साल पहले की बात है, तब जब उस टाइम पे तो कैंसर को रेयर बीमारियों में गिना जाता था। पर क्या हुआ ओवर टाइम, जैसे जैसे हम लोगों का आजकल जब देखा जाता है तो बहुत ही कॉमन है, हर एक फैमिली में कैंसर का पेशेंट रहता है आजकल, तो बहुत ही कॉमन हो चुका है। अभी कैंसर क्या है? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो बॉडी में सेल्स रहते हैं, मतलब जो सेल्स बोलते हैं, जिसको सेल्स हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड फॉर दैट, बट सेल्स जो होते हैं, सेल्स अपने आप से मल्टीप्लाई होने लगते हैं। मतलब वो अपने आप से 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 ऐसे मल्टीप्लाई होने लगता है। और अपने आप से, जहां पे बॉडी को जरूरत नहीं है, जैसे अगर आपको घाव हुआ तो घाव सूखने के लिए तो सेल्स को मल्टीप्लाई करके वो घाव सुखाना है। पर जब आपके बॉडी को जरूरत नहीं हो तब भी अगर कुछ सेल्स अपने आप से मल्टीप्लाई होके अपने आप से फैलने लगते हैं, तब जाके कैंसर बनता है। उसी को कैंसर कहते हैं। तो ये जो साइज जो बढ़ता है ना किसी चीज का, जैसे कोई जरूरत ही नहीं है उसको बढ़ने की, तब जाके वो कैंसर बोलते हैं। जी, तो सेल्स अपने आप से किस तरह आगे बढ़ता है? वो होता है आपका, जैसे सेल्स में जो है डीएनए बोल के एक चीज है। डीएनए मतलब जो जेनेटिक मटेरियल जिसको बोलते हैं, जिसमें अपने जो बॉडी का जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ कैसे क्या करना है उसका तो एक ब्लूप्रिंट रहता है, जिसमें इस बॉडी को ऐसे फंक्शन करना है बोल के लिखा रहता है, उसको डीएनए बोलते हैं। तो डीएनए में जब डैमेज हो जाता है, वो डीएनए जब डैमेज हो जाता है और उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई होना है, किस तरीके से उसको और बॉडी को मेंटेन करना है, वो मटेरियल जब डैमेज हो जाता है तब जाके वो मतलब अपने आप से मल्टीप्लाई होने लगता है, अपने आप से बढ़ने लगता है। जी जी। तो कि इसे किस तरह से अपने आप आगे जिस तरह से बढ़ता है उसे हम किस तरह से रोक सकते हैं? तो वो तो पूरा मतलब ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं। जैसे हम लोग प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब अपना रिस्क कैसे कम कर सकते हैं। जैसे आप 2 व्हीलर चला रहे हो तो फिर आप हेलमेट पहन के अपना हेड इंजरी का, मतलब जो ब्रेन का इंजरी जो है उसका रिस्क कम करते हो। तो हर एक चीज के लिए एक एक चीज है। जैसे कैंसर के लिए अपना एक चीज रहता है, जैसे बॉडी को कैसे हेल्थी मेंटेन करना है।
हेल्थी मतलब क्या है, जैसे आपको आप स्मोकिंग नहीं करोगे, अल्कोहल जी। कंजम्पशन मतलब धूम्रपान, मद्यपान, ये सब अवॉइड करने से काफी हद तक अपने आपको डैमेज करने से रोकोगे। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं, जैसे हम लोग जाएंगे बातें करते रहेंगे उसके बारे में। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीजों से अपने आप को प्रोटेक्शन ले सकते हो आप। तो आज के दौर में कैंसर इतना कॉमन क्यों हो गया है? क्या हुआ, जैसे अगर आप 40-50 ईयर्स पहले की बात करोगे तो आ, हम लोग जो इंडियन पॉपुलेशन जो था वो जी। जो मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बोलते हैं हम लोग, मतलब जितना आप जैसे आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, जैसे जब आप लाइक अगर आप 100 साल पहले की देखोगे, जैसे इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब जब आप 1900s में अपना इंडिपेंडेंस के टाइम में या उस टाइम पे अगर देखोगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था करीब करीब 40 साल था। मतलब जी। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो 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 लोग थे वो 40 साल तक जीते थे। कुछ एक लोग जो थे वो ज्यादा जीते थे, वो अलग बात है। तो जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 होता था, क्योंकि क्यों होता था उस टाइम पे 40, क्योंकि इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा थे, लोग इन्फेक्शन से मरते थे, जैसे टीबी हुआ, जी। टीबी का बीमारी हुआ, निमोनिया हो गया, या जी। दस्ता जैसे डायरिया होके मर गए, सो टाइफाइड होके मर गए। तो वो सब बहुत कॉमन था उस टाइम पे। पर आज के जमाने में वो सब बहुत कम हो चुका है, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, सब ऑलमोस्ट सब इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट चल रहा है आजकल। ठीक है, तो उसके वजह से क्या हुआ, इन्फेक्शन का जो चांस था बहुत कम हो गया, तो एक्सपेक्टेंसी बढ़ता गया। तो आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ऑलमोस्ट सब जो है, सब लोग 40 क्या है अभी 70 तक पहुंच रहे हैं। 70 एज तक तो आराम से पहुंच रहे हैं लोग। तो ट्रीटमेंट का जो है वो सब बदल चुका है, जैसे डायबिटीज का भी ट्रीटमेंट है, बीपी का भी ट्रीटमेंट है। तो बीपी तो 40 साल 50 साल, डायबिटीज भी 40 साल 50 साल कैरी करके उसको कंट्रोल करके जा रहे हैं लोग। तो पहले जो बीमारी जो लोगों को जल्दी मारता था वो नहीं हो रहा अभी। तो उसके वजह से लोग क्या बोलते हैं, जैसे उम्र, जैसे लोग 70 ईयर्स तक जा रहे हैं, वैसे ही लोग अपना जैसे वो अपना मतलब एज होता जाएगा, उम्र बढ़ता जाएगा, तो कैंसर का रिस्क भी बढ़ता जाएगा, वही प्रॉब्लम होता है। सो एज हम लोग ये जो एज जो होता है ना, उम्र जो होता है, वो अनअवॉइडेबल रिस्क बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग अवॉइड ही नहीं कर सकते। कुछ भी करो वो आपको कहीं ना कहीं से आपको पकड़ेगा ही। सो एज इज वन अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर बोलते हैं। जैसे आप एक गाड़ी को ले लो, आप कोई जी। गाड़ी ले ली, गाड़ी जैसे कोई अच्छी से अच्छी गाड़ी ले ली आपने, मर्सिडीज बेंजी ले ली, तो जी। आप जैसे उसको 10 साल यूज करोगे या 15 साल, उसके बाद थोड़ा सा तो प्रॉब्लम देगा ही। सो आप जितना भी अच्छे से अपना बॉडी को मेंटेन करो, जैसे जैसे वो बॉडी ओल्ड होती जाती, पुरानी होती जाएगी, कुछ ना कुछ तो जी। प्रॉब्लम शुरू होगा। और कौन जी। सा प्रॉब्लम है वो तो अलग बात है, कहीं ना कोई तो प्रॉब्लम आएगा ही। तो भारत में हम कैंसर के निदान के कारणों पर चर्चा करना चाहते हैं, तो दो पार्टों पर चर्चा करेंगे। पहला कि जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम टेक्नोलॉजी युग में जी रहे हैं, तो मैं उस दौर में, शुरुआती दौर में कैंसर का निदान कैसे किया था। मान लीजिए कि हम जानना चाहते हैं गैर टेक्नोलॉजी युग, नॉन टेक्नोलॉजी युग में कैंसर का निदान कैसे होता था, और आज टेक्नोलॉजी के युग में कैंसर का निदान कैसे होता है। पहले जो था, जैसे आप बात कर रहे हैं, जैसे 30 या 40 साल पहले जी। लोग जो है, जब तक सिम्टम नहीं होता था, मतलब आपको कुछ लगा, कुछ दर्द हुआ, कुछ बीमार लगने लगे, तब जाके डॉक्टर के पास जाते थे। तो उससे क्या होता था, कैंसर में ये प्रॉब्लम ये है कि कैंसर पहले जब शुरू शुरू में क्या होता है,
कोई भी सिम्टम नहीं रहता, कोई भी आपको दर्द दिया, कोई जैसे बीमार नहीं लगते हो आप। ये कोई गांठ रहता है या कुछ रहता है, कुछ दर्द नहीं करता है, तो ऐसे ही बैठे रहते हैं लोग, रहते थे उस जमाने में। तो क्या होता था उस जमाने में, लोग बहुत देरी से डॉक्टर के पास जाते थे। तो सब लोग जब वो देरी से जाते हैं तो फिर स्टेज भी बढ़, जैसे स्टेज 4 में पकड़ा जाता था या स्टेज 3 में पकड़ा जाता था। तो उसकी वजह से क्या होता था, लोग कैंसर से बच नहीं पाते थे, क्योंकि जितना स्टेज बढ़ता है उस हाई स्टेज में कैंसर से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई भी ट्रीटमेंट लो आप। तो आजकल क्या होता है, आजकल काफी सारे लोग जो है स्क्रीनिंग करा लेते हैं। मतलब जैसे आप एक साल में एक बार गए लैब में, कोई हॉस्पिटल में गए और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या मास्टर हेल्थ चेकअप ऐसे करा लेते हैं। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, लोगों का जो बीमारी है, जो भी बीमारी हो, तो जल्दी पकड़ में आ रही है। तो वो जल्दी पकड़ में आने से एडवांटेज ये है कि क्योर भी पॉसिबल है, कंट्रोल भी अच्छे से हो जाता है। तो काफी सारे लोग वो बीमारी से बच पा रहे हैं। तो वो काफी एक बड़ा डिफरेंस आया है आजकल। तो उससे, और उसके साथ अभी टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो गया है। पहले जो सिंपल मैमोग्राफी जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए दे करते थे, आजकल डिजिटल मैमोग्राफी आ गया। अभी आगे जाते जाते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाएगा उसमें। हो सकता है जी। आपको कोई डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़े, जो मैमोग्राफी स्क्रीनिंग लेते हैं ना, तो आजकल डॉक्टर को उसको बैठ के पढ़ना पड़ता है। हो सकता है कल कंप्यूटर आपको रिपोर्ट दे दे कि कुछ नहीं है। तो हो सकता है आप कहीं पेरिफेरी में, जैसे कोई रिमोट विलेज में जहाँ पे कोई भी फैसिलिटी ना हो, सिंपल एक मशीन डाल के सब लोगों को स्क्रीनिंग करा जा सकता हो। तो ये हम लोग उस तरफ अभी बढ़ रहे हैं। हो जाएगा अभी 10 साल या 15 साल, 5 साल में भी हो सकता है ये, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, मशीन अपने आप, मशीन ही अपना डायग्नोसिस दे देगी। उसके बाद में जो डॉक्टर है उसको देख के अच्छा ये ठीक है कि नहीं है वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग जो है अभी उस तरफ बढ़ रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट उस तरफ पहुंच चुके हैं, उधर पहुंच चुके हैं अभी। तो आपने कहा कि कैंसर के हर स्टेज में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे कैंसर खतरनाक होता जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि कैंसर के कितने स्टेज होते हैं और किस स्टेज में कैंसर से हम बच सकते हैं और किस स्टेज में कैंसर की बीमारी सबसे ज्यादा खतरनाक होती। जनरली आपको कैंसर को 4 स्टेजों में बांटा जाता है, स्टेज 1, 2, 3, 4। क्योंकि हर एक जो जी। पेशेंट हमारे सामने आता है वो पहले यही पूछता है, डॉक्टर साहब स्टेज क्या है। तो मुझे ये पता नहीं है पेशेंट को या उनके जो केयर टेकर्स होते हैं या बच्चों को या किसी को भी वो पता है स्टेज का मतलब क्या है, उनको पता नहीं रहता है, फिर भी वो स्टेज जानना चाहते हैं। जी। जनरली क्या होता है, स्टेज जो है 4 स्टेजों में बटा जाता है। तो स्टेज 4 जो है सबसे एडवांस स्टेज होता है, जिसमें कैंसर की बीमारी जो है उस बॉडी में हर जगह पे, या कुछ डिस्टेंट मेटास्टेसिस बोलते हैं हम लोग, मतलब जो जहां से बीमारी शुरू हुआ है उससे बहुत दूर दूर के ऑर्गन में या दूर के साइड पे वो जा चुका है। जैसे अगर ब्रेस्ट कैंसर है, वो जाके कहीं और हड्डी में या लिवर में या लंग्स में या ऐसे कई दूर जगह पे जाके स्प्रेड हो चुका है, तब जाके उसको स्टेज 4 बोलते हैं। बाकी का यूजुअली जब स्टेज 4 में पेशेंट आते हैं तो उनका क्योर नहीं हो सकता है। तो हम लोगों का जो रहता है, स्टेज 4 से में जाने से पहले पेशेंट को पकड़ना है। सो सब जो ये हम लोगों का जो अभी अब हम लोग बात जो भी कर रहे हैं, अगर कुछ लोग देखेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि स्टेज 4 जो है उसको किसी भी तरह से अवॉइड करना है, अगर हम लोगों को कैंसर से बचना है तो बाकी का स्टेज क्या होता है, अब हम लोग स्टेज 1 से स्टार्ट करेंगे। स्टेज 1 जो जी। है वो सबसे अर्ली स्टेज होता है। उससे भी पहले अगर स्टेज लेना है तो स्टेज 0 बोलते हैं, जब जब कैंसर
शुरू भी नहीं हुआ है पर कैंसर होने का चांस दिख रहा है, उसको स्टेज 0 बोलते हैं। तो वो जैसे मैंने मैमोग्राफी बोला, तो मैमोग्राफी में स्टेज 0 पकड़ा जा सकता है, जहां से जब कैंसर शुरू भी नहीं हुआ है पर शुरू होने का चांस दिख रहा है, तो हम लोग मैमोग्राफी से स्टेज 0 में कैंसर पकड़ के उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्टेज 1 जो होता है उस कैंसर शुरू हो चुका है, पर जहां पे शुरू हुआ वहीं पे है, वो छोटा सा है, काफी छोटा है, तो उसको हम लोग सिंपल सर्जरी से काफी हद तक हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं, या ट्रीटमेंट काफी सिंपल रहेगा। क्योंकि सिर्फ सर्जरी जो होता है ना, उसमें सिर्फ वो ट्यूमर निकाल के हम लोगों ने निकाल दिया बॉडी से, तब 99% उसका काम हो जाता है स्टेज 1 में। अब स्टेज जी 2 है, जहां पे वो ट्यूमर जो है वो और भी बढ़ चुका है, या कुछ थोड़ा सा इधर उधर आजू बाजू में स्प्रेड है, तो उसको स्टेज 2 बोलते हैं। तो उसमें भी काफी हद तक सर्जरी से ही काम होगा, कभी कभी कीमोथेरेपी, रेडिएशन वैसे कुछ दिया जाता है। अब स्टेज 1 और स्टेज 2 को जो है अर्ली कैंसर बोला जाता है, ये दोनों को अर्ली कैंसर बोला जाता है, ठीक है। अब बचा स्टेज 3। स्टेज 3 में जो है ट्यूमर 2 से थोड़ा सा बड़ा है, पर उसमें आजू बाजू में जो है लिम्फ नोड बोल के रहते हैं, उसमें भी स्प्रेड है। लिम्फ नोड जो होता है ना, वो बेसिकली फिल्टर रहता है बॉडी का, तो वो मेन ट्यूमर जो है उससे जाके लिम्फ नोड में भी बैठा हुआ है कैंसर, मतलब वो फिल्टर में भी बैठा हुआ है, तो उसको मेनली स्टेज 3 बोलते हैं। उसको हम लोग रीजनल डिसीज बोलते हैं। रीजनल मतलब लोकल नहीं है, लोकल स्टेज 1 एंड 2 हो गया, रीजनल मतलब इस रीजन में फैला हुआ है पर बाकी बॉडी के पार्ट में नहीं है, तो उसको रीजनल डिजीज बोलते हैं, तो उसको स्टेज 3 बोलते हैं यूजुअली। सो स्टेज 3 में भी हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि हम लोग क्योर करें कैंसर को, पर जैसे जैसे आपका स्टेज 1 या 0 से जाके 4 को जाएगा, तो आपका रिस्क जो है, मतलब कैंसर से बचने का रिस्क जो है कम होता जाएगा। स्टेज 4 में काफी हद तक 90% या 95% ही बोल सकते हो, 95% तक आपको क्योर नहीं मिल सकता, कभी कभी मिल सकता है रेयर केस में, ठीक है। जी। कैंसर जैसी बीमारी के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, तो मैं बायोप्सी के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या बायोप्सी कराना सुरक्षित माना जाता है? काफी लोग जो आते हैं ना, वो यूजुअली एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बायोप्सी कराने से क्या बीमारी फैल जाएगी, सुई डाल रहे हो फैल जाएगी क्या, कुछ को टुकड़ा ले रहे हो। तो डायग्नोसिस मतलब हम लोगों को कंफर्म करने के लिए कैंसर है कि नहीं, बायोप्सी लेना जरूरी होता है काफी केस में, हर केस में नहीं, काफी केस में, मतलब जैसे मुंह का कैंसर हुआ, ब्रेस्ट का कैंसर हुआ, तो हर एक इस कॉमन सी कैंसर के केसेस में बायोप्सी लेके कंफर्म करना पड़ता है, उसमें काफी सारी चीजें हम लोगों को पता चलती है। और बायोप्सी के बिना इन केसेस में, इन बीमारियों में आगे जाना भी बहुत मुश्किल है। और जहां तक आपने ये जो पूछा कि क्या स्प्रेड होता है ये करने से, जहां तक एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस जो जाता है, उसमें कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि स्प्रेड होगा, स्प्रेड होता नहीं है बायोप्सी करने से, ठीक है। पर ये कंफ्यूजन क्यों हुआ? कंफ्यूजन इसलिए हुआ है, हो सकता है किसी डॉक्टर लोगों ने भी किया होगा, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहां पे बायोप्सी लेना मना है। जैसे हुआ ओवरी का कैंसर, मतलब अंडाशय का जो कैंसर होता है, उसमें बायोप्सी नहीं होता है, उसमें हम लोग जो सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन जो रहता है उसका रिपोर्ट देके हम लोग सर्जरी करते हैं। वैसे ही जैसे किडनी का कैंसर हुआ, किडनी में भी हम लोग कोई भी बायोप्सी नहीं करते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे कैंसर है जहां पे हम लोग बायोप्सी करते नहीं है, वो सेलेक्टेड नंबर ऑफ केसेस है, क्योंकि उसमें करने से कोई फायदा भी नहीं है और बीमारी बढ़ भी सकती है।
तो ये कुछ गिने चुने कैंसर को छोड़ के बाकी सब में बायोप्सी करना जरूरी भी है और सेफ भी है, कुछ नहीं होता है। तो क्या सभी तरह की कैंसर बीमारियों में पीईटी सीटी कराने की आवश्यकता मानी जाती है? अच्छा, आजकल क्या हो रहा है, सब लोग ये जो पेट सीटी करा लेते हैं, पीईटी सीटी या पेट सीटी जो भी बोलते हैं, वो करा लेते जी। हैं। पर ऐसा है कि काफी बीमारियों में उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। जब काफी सारी बीमारियां ऐसा है जिसमें पेट सीटी का रोल ही नहीं है, कोई एडवांटेज भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि पेट सीटी करा के हम लोग डायग्नोसिस करा लेंगे। पेट सीटी में डायग्नोसिस नहीं होता है। पेट सीटी होता है सिर्फ स्टेज करने के लिए। आपका डायग्नोसिस जब कंफर्म हो, आपको पेट सीटी इसलिए लिखा जाएगा ताकि कहीं और स्प्रेड है कि नहीं वो पता चले। ऐसा नहीं है कि पेट सीटी में डायग्नोसिस हो गया। पेट सीटी कभी भी डायग्नोसिस नहीं दे सकता है, क्योंकि पेट सीटी में क्या होता है ना, एक्टिविटी दिखाता है, क्या कोई टिश्यू बहुत ज्यादा एक्टिव है कि नहीं है। तो एक्टिविटी तो इन्फेक्शन में वो भी हो सकता है, जैसे टीबी हुआ। टीबी में भी वो पेट सीटी बहुत एक्टिव दिखता है। पेट सीटी में टीबी और कैंसर का कोई फर्क नहीं रहता जब जब वो देखते हैं, तो पूरा कंफ्यूजन रहता है। तो पेट सीटी कभी भी आप डायग्नोसिस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। और हर एक केस में, हर एक कैंसर में भी वो यूजफुल नहीं है, क्योंकि जैसे कुछ, जैसे स्टमक का कैंसर है, कुछ चीजों में कुछ स्टमक का कैंसर जो रहता है उसमें पेट सीटी का कोई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि उसमें स्टेजिंग का रोल ही नहीं है पेट सीटी का। तो काफी सारी चीजें हैं जो ऑन्कोलॉजिस्ट आपको क्लियरली बता पाएंगे। और जनरली आजकल क्या हो रहा है ना, जो भी आता है पेशेंट पेट सीटी के लिए रिक्वेस्ट करता है, डॉक्टर साहब पेट सीटी करा लेंगे, उनको फिर से कन्विंस करने का जो ये रहता है ना कि नहीं जरूरत ही नहीं है, तो वो बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि आजकल लोग बहुत इंटरनेट बहुत ज्यादा देखते हैं, वो प्रॉब्लम है। तो अब तक मैंने अपने जीवन काल में जितने भी कैंसर मरीजों को देखा है वो शायद ही बच पाए हों। तो मुझे ये लगता है कि कैंसर जैसी गंभीर मरीजों से बचना मुश्किल है। तो क्या आप ये बताना चाहेंगे कि इससे किस तरह से बचा जा सकता है? एक्चुअली मुझे ताजुब हो रहा है कि आप ऐसे बोल रहे हो कि कैंसर से कोई, आप जो किसी को भी नहीं जानते क्या आप जो बचा है? मेरे इतने सारे पेशेंट्स हैं जो अच्छे से अभी 10 साल 15 साल जी रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है। क्यों? जी। पर इसमें सीक्रेट इतना है कि आप जो पेशेंट आते हैं ना, जो अर्ली केसेस आते हैं, अर्ली जो केसेस आते हैं, जैसे स्टेज 1 में या स्टेज 2 में, उनमें से बहुत सारे पेशेंट्स क्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी स्टेज 3 में और स्टेज 4 में हाँ रिस्क है, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस्ड है। तो स्टेज 1 और 2 वाले केस तो बहुत बहुत सारे ऐसे हैं जो क्योर होकर आराम से रहते हैं। और कैंसर का ये भी एडवांटेज है कि कैंसर जो है वो क्योरेबल बीमारी है, ऐसा नहीं है जैसे डायबिटीज हुआ या बीपी हुआ। ठीक है, तो बीपी और डायबिटीज का तो क्योर तो है ही नहीं, फुल लाइफ टाइम आपको टैबलेट खाना ही पड़ेगा। वो तो कंट्रोल में रहता है, क्योर कभी नहीं होता है। पर कैंसर ऐसी बीमारी है जिसमें क्योर हो सकता है, सिर्फ इतना है कि पेशेंट को जल्दी आना है, टाइम से आना है, डिले नहीं करना है, बस उतना ही है। अगर पेशेंट कोई जैसे कुछ थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ, जैसे कोई गांठ दिखा, जैसे ब्रेस्ट में गांठ दिखा है, किसी बॉडी में शरीर में गांठ दिखा, इतना ये नहीं करो कि आप जब तक दर्द होगा या कुछ प्रॉब्लम होगा तब तक वेट मत करो। जितना जल्द जब आप देखोगे इमीडिएटली आ जाओ, तो उससे क्या होगा, डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस होता है। सो यही सब है, काफी सारी जो मैंने वो जी। किताब भी लिखी हुई है, आई हैव नॉट रिटन इट इन ये इंग्लिश, और इंग्लिश में है मेनली, कन्नड़ा में नहीं, एक और लोकल लैंग्वेज में है कन्नड़ा में, तो हिंदी में नहीं है। पर वो मैंने पूरा कवर किया, कौन सा जो है, क्या क्या चीज है जो जी। एक आदमी औरत को देखना पड़ता है, एक इंडिविजुअल को देखना है, कैसे अवॉइड करना है, क्या करना है, वो सब मैंने वो बुक में लिखा हुआ है। वो डाउनलोडेबल है, मेरे वेबसाइट से भी डाउनलोडेबल है।
और बहुत सारी चीजें उसमें कवर की हुई है मैंने। तो भारत में कैंसर के कितने प्रकार हैं और किस तरह के मामले भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? अच्छा, कैंसर तो हर एक चीज का हो सकता है, सर से लेके पांव तक हर एक बॉडी पार्ट का कैंसर, बॉडी पार्ट में कैंसर हो सकता है। तो जी। इसमें अभी आपका सवाल है कौन सा कॉमन है, मतलब सबसे कॉमन क्या चीज है। तो जैसे अगर आप कॉमन चीज आप देखोगे तो इंडिया में आजकल जो लेडीज में जो है, स्त्रियों में जो है, ब्रेस्ट कैंसर काफी कॉमन है। ब्रेस्ट का स्तन का कैंसर जो रहता है वो कॉमन है, सबसे कॉमन है। उसके बाद में आता है सर्वाइकल कैंसर, जो यूट्रस का जो नीचे वाला जो भाग है उसको सर्विक्स बोलते हैं, सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। यूट्रस का जो मतलब यूट्रस का जो ये रहता है, तो उसका वो कैंसर बहुत कॉमन है, सेकेंड कॉमन। अब कंबाइंडली अगर आप देखा जाए, सब मेल और फीमेल दोनों को अगर देखा जाए, तो फिर माउथ कैंसर भी बहुत कॉमन है, ओरल कैंसर, जो गुटखा खाने से या सिगरेट बीड़ी से आता है, टोबैको यूज से आता है, तो उसको वो बहुत कॉमन है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है। लंग कैंसर कॉमन है, और स्टमक कैंसर जो बोलते हैं वो भी बहुत कॉमन है। तो ये सब सबसे कॉमन बीमारियों में गिना जाता है, कॉमन कैंसरों में गिना जाता है। तो जो तंबाकू का सेवन करते हैं वो किस तरह से कैंसर जैसी बीमारी किस बच सकते हैं? तंबाकू तो हर एक चीज को अफेक्ट कर सकता है, कोई जी। ऐसा जगह नहीं है जिसपे आपको आप प्रोटेक्टेड हो। तंबाकू से तो मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, 70-80% मुंह का कैंसर जो होता है, लंग्स का कैंसर 70-80% जो रहता है, वो सब तंबाकू सेवन से ही होता है। जी। तंबाकू सबसे एक जिसको बोलते हैं सबसे अवॉइडेबल बोलते हैं, मतलब सबसे अवॉइडेबल कैंसर रिस्क है वो। मतलब आप अगर तंबाकू कंजम्पशन नहीं करोगे, तंबाकू नहीं लोगे, तो आपका रिस्क 70% ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो हर एक चीज जो है बॉडी में, आप कोई भी कैंसर ले लो, उसमें तंबाकू का जो रोल रहता है वो है ही। कुछ कुछ चीजें हैं जो जहां पे बोलते हैं रिस्क अभी प्रूव नहीं हुआ है, पर प्रूफ जी। जहां तक होता है वो तो अलग बात है, जो प्रूव्ड है वो भी काफी है। मुंह का और लंग्स का तो मैंने बोल दिया, वो तो 100% प्रूवन है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो हर तरह की घातक बीमारियों के इलाज करने के तौर तरीके अलग होते हैं। तो हाँ, कैंसर जैसी बीमारी में इलाज कैसे किया जाता है? क्या किसी एक कैंसर बीमारी के इलाज का उदाहरण बताते हुए आप हमें कैसे बताएंगे कि शुरुआत से लेकर अंत तक इस बीमारी का इलाज किस तरह से हुआ है और इससे किस तरह से बचा गया है? अभी कैंसर का जो ट्रीटमेंट का सीक्वेंस जो रहता है मैं आपको जनरली बोल दूंगा। कैंसर जी। में पहला चीज रहता है सर्जरी, उसके बाद में, मतलब ये मैं सीक्वेंस नहीं बोल रहा हूँ इसके बाद यही होगा ऐसा नहीं है, मैं जो मिला के जो ट्रीटमेंट रहता है वो बोल रहा हूँ। सर्जरी होता है, कीमोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी होता है, ये तीन चीजें हैं जिस वो मेन चीजें रहती है जिस जिस जो इस्तेमाल होती है। इसके सिवा काफी और चीजें हैं, वो हर एक केस में नहीं इस्तेमाल होते हैं। तो सर्जरी का मतलब क्या है, जो जो ट्यूमर है जी। उसको शरीर से निकाल के बाहर डाला जाता है, उसी का मतलब है सर्जरी, ग्रॉसली जी। बोल रहे हैं। कीमोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी में इंजेक्शन दिया जाता है ताकि जो बाकी का कुछ भी सेल्स जो है, जो भी कहीं कहीं पे फैला हुआ या कहाँ कहीं और जाके बसा बैठा हुआ है, उसको मार दें, उसके लिए कीमोथेरेपी देते हैं। और रेडिएशन का मतलब क्या है, रेडिएशन है जो लाइट रहता है, एक्सरे जो रहता है उसको यूज करके जो कैंसर का जगह जहां पे उसको बर्न कर दे, मतलब उसको जला देते हैं लिटरली, उस एरिया को और इस उस जगह को जलाते हैं। तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, ये जो कैंसर की बीमारी जो है,
ये जैसे आपके घर में कुछ कचरा हो, जी उसी तरह से। तो अगर आपके घर में कुछ कचरा होता है तो आपको उसको घर निकाल के बाहर डस्टबिन में डालना पड़ता है। तो वो उसका मेन ट्रीटमेंट रहता है। बाकी जो भी आप करो, वो जैसे कीमोथेरेपी हुआ, जैसे आपने कुछ कोई सैनिटाइजिंग एजेंट या कोई डेटॉल या ऐसा कुछ मार के उसको साफ किया, तो वो सब जो रहता है वो क्लीनिंग बाद में या उससे पहले भी कर सकते हैं। झाड़ू मार के उसको कचड़े को जमा किया, तो कभी कभी हम लोग कीमोथेरेपी, सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी देके थोड़ा सा घटाते हैं ट्यूमर को, जैसे स्टेज 3 में हुआ। ठीक है, तो ऐसे अन्य काफी सारी चीजें हैं जो हम लोग करते हैं, पर उसका फाइनली जाके हम लोग का टारगेट रहता है कि वो बीमारी जो है उसको शरीर से हटाए, वो टारगेट रहता है। तो ठीक है। आपकी राय में सर्जरी का महत्व क्या है? अच्छा, सर्जरी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैंसर के लिए, क्योंकि जी 80 मोस्ट ऑफ टाइम्स 80% काम जो रहता है ना वो सर्जरी से होता है। जी मतलब जो 80 से 90% बोल सकते हो आप, क्योंकि जो बीमारी जो है उसको निकाल देता है ना सर्जरी। तो बाकी का काम जो है वो छोटा सा काम रहता है, जो छोटा सा जो एडवांटेज रहता है वो रहता है उसका। जी। तो मेन रोल तो सर्जरी का ही रहता है मोस्ट काफी कैंसर्स में। तो वर्तमान समय में सर्जरी के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? अच्छा, अभी कैंसर सर्जरी जो पहले के जमाने में जो है, कैंसर सर्जरी तो ओपन सर्जरी होता था। बड़ा घाव, बड़ी सर्जरी, बड़ा बड़ा घाव करके पूरा खोल के करते थे। वो एक टाइम था जब वो भी वही बड़ा सर्जरी मतलब बड़ा घाव करके ही होना है। तो जी अभी आजकल क्या हुआ, काफी सारी चीजें बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी आ चुका है इसमें। तो अभी आजकल हम लोग लैप्रोस्कोपी से भी करते हैं, रोबोटिक सर्जरी से भी करते हैं। सो काफी सारी चीजें ऐसी जो है वो टेक्नोलॉजी इसमें आ चुकी है। तो उससे क्या जी हो रहा है, पेशेंट को छोटे घाव में काफी सारी सुविधा के साथ कर सकते हैं हम लोग। तो जी ये बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। क्यों बड़ा गांव मतलब ब्लड लॉस ज्यादा होता था, खून की जरूरत पड़ती थी, ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता था, पेशेंट काफी दिन तक हॉस्पिटल में रह जाता था, रिकवरी धीरे से होता था, काम के लिए वापस नहीं जा पाते थे। अभी आजकल हम लोग जो है, पहले 10-12 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, आजकल 5 दिन में घर भेज रहे हैं काफी बड़ी सर्जरियों में। ठीक है, उसी तरह से जैसे कॉम्प्लिकेशन रेट, बड़ा घाव होता है तो फिर उसमें इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा रहता है। तो छोटे छोटे घाव जब रहते हैं, जैसे रोबोटिक हुआ, लैप्रोस्कोपी में छोटा घाव रहता है, तो फिर इन्फेक्शन रेट भी कम रहता है, घाव में प्रॉब्लम भी नहीं होता है, पेशेंट जल्दी उठ जाता है। अगले जी मतलब हम लोग अगले दिन ही उठा देते हैं पेशेंट को। और रिकवरी इतना जल्दी हो जाता है कि हम लोग मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं रहता उस वजह से, क्योंकि ये जो है मतलब पेशेंट का रिकवरी टाइम काफी कम कर देता है। और उसके सिवा जैसे हम लोगों को काफी सारी और एडवांटेजेस भी है, जैसे क्वालिटी ऑफ सर्जरी इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि मैग्निफिकेशन रहता है, काफी सारी चीजें ऐसे हैं। तो डॉक्टर के लिए रोबोटिक सर्जरी का क्या फायदा है? अच्छा, ये डॉक्टर के लिए जब हम लोग देते हैं रोबोटिक सर्जरी जो होता है ना, काफी लोग ये सोचते हैं कि रोबोटिक सर्जरी में रोबोट सर्जरी करता है, रोबोट जी सर्जरी करता है, जी क्योंकि वो काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों में। वो सोचते हैं कि डॉक्टर सर्जरी नहीं करता है तो फिर हम लोग नहीं कराएंगे। ये एक कॉमन सी सोच है, बहुत लोग पूछते हैं। तो इसमें डॉक्टर ही सर्जरी करता है, पर रोबो एक हेल्प करता है, हेल्पर की तरह रहता है डॉक्टर को। तो डॉक्टर को क्या रहता है ना, डॉक्टर इसमें एक कंसोल जैसा रहता है, मतलब जैसे एक बैठने की जगह रहती है, उसमें बैठ के काम करता है। और एक कैमरा पेशेंट के अंदर जाता है, और काफी सारे रोबोटिक आर्म्स जाते हैं, मतलब हैंडल्स जाते हैं। तो वो डॉक्टर जो है वो बैठ के उधर ऑपरेशन करता है कंसोल पे।
जैसे कोई, जैसे आप क्रेन जो देखते हो ना, जो क्रेन का जो बंदा जो क्रेन के जो मेन सीट में बैठा रहता है, उसी तरह से डॉक्टर को बैठना पड़ता है। और क्रेन का आर्म जो जैसे जाके काम करता है ना, उसी तरह से इसका भी होता है। तो इसका काफी सोफिस्टिकेटेड है, उतना सिंपल नहीं है। क्रेन तो सिर्फ उठाता है, जा डालता है। ये काफी सोफिस्टिकेटेड चीज रहती है। तो डॉक्टर को इसमें क्या एडवांटेज रहता है, आप लोगों को 3D विजन रहता है। 3D विजन मतलब जो देख रहे हैं हम लोग 3D से देखते हैं। मैग्निफिकेशन काफी रहता है, जैसे आपको कोई भी छोटी छोटी बहुत छोटी चीज जो है वो बहुत मैग्नीफाई होके दिखती है। और उसमें कंट्रोल बहुत ज्यादा रहता है। जैसे अगर कोई सर्जन को ऐसे ट्रेमर हो रहा है, मतलब शेक हो रहा है, तो वो रोबो आपको वो ट्रेमर अवॉइड कर देगा। तो आपका काम का क्वालिटी बढ़ेगा। काफी नैरो स्पेस में, जैसे बहुत छोटी जगह जहां पे से जगह कम है जाने के लिए और सर्जरी करने के लिए, उस जगह पे घुस में बहुत डेलिकेट सर्जरी हो सकता है। तो ये सब चीजें चीजें जो है वो सर्जन का एडवांटेज है। सर्जन के लिए एडवांटेजेस है, नहीं तो वो जो काम बहुत मुश्किल से होता था, ये आसानी से कर सकता है। जी, तो यही सर्जरी किस तरह से रोगियों के लिए फायदेमंद है? हाँ, इसी तरह से आप उल्टा देखोगे तो रोगियों के लिए ये जो मैंने सब जो बताया, ये जी कन्वर्ट क्या होता है, जब सर्जन कंफर्टेबल रहता है तो फिर रोगी को भी एडवांटेज है। क्वालिटी ऑफ सर्जरी बढ़ेगा क्योंकि सर्जन अच्छे से देख रहा है। ठीक है। तो बहुत अच्छा विजन, अच्छा है। काफी सारी टेक्नोलॉजी है इसमें, जैसे उसमें हम लोग जो मॉडर्न लैप्रोस्कोपी में भी है। जैसे हम लोग कोई अगर चीज हम लोगों को देखना है, उसमें इम्यूनो फ्लोरेसेंस बोलते हैं हम लोग। कोई एक इंजेक्शन देने से वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो शाइन होके दिखाई देता है। तो इस ये सब होने से क्या होता है ना, हम लोगों का क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ जाता है। हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। तो उसका फायदा तो फाइनली पेशेंट को ही होता है। इसके सिवा क्या होता है ना, जो जो भी लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी से पेशेंट जाते हैं, उनका रिकवरी तो काफी अच्छे से होता है। ब्लड लॉस नहीं है, वो सब जो मैंने पहले भी बताया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब हम लोग काफी पेशेंट्स में हम लोग खून चढ़ाते ही नहीं है, सिर्फ रिजर्व करके रख देते हैं। कोई इमरजेंसी आया तो फिर जरूरत पड़ेगी। पर 90% पेशेंट में हम लोग खून देते ही नहीं है आजकल। दर्द की दवाई की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। मतलब जो ओपन सर्जरी कंपेयर करोगे, तो फिर इसमें आपको 50% कम दर्द की दवाई देनी पड़ती है। तो दर्द नहीं है तो पेशेंट उठते हैं जल्दी, उठते हैं तो रिकवरी जल्दी हो जाता है, तो घर भी जल्दी जाते हैं, अपने काम के लिए भी जल्दी चले जाते हैं। तो यही सब पेशेंट को भी एडवांटेज रहता है रोबोटिक के लैप्रोस्कोपी से। तो आज भारत के साथ साथ पूरा विश्व भी कोरोना जैसी बीमारी की चपेट में है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कैंसर रोगियों के लिए कोरोना बीमारी किस तरह से घातक है और उससे किस तरह से बचा जा सकता है? अभी जो जो रिसर्च वगैरह जो आया है, जी उसमें ये देखा गया है कि जो कैंसर पेशेंट्स है उनमें कोरोना की रिस्क ज्यादा है, क्योंकि वो इम्यूनिटी नहीं रहता है ना, उनको उतना स्ट्रांग नहीं रहते हैं। उनका जो स्ट्रेंथ जो है, जो बीमारी का जो इम्यूनिटी जो बोलते हैं, वो उतना स्ट्रांग नहीं रहता है। तो उसकी वजह से उनका इन्फेक्शन होने का और इन्फेक्शन ले लेने का चांस भी ज्यादा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, लोग जो कैंसर पेशेंट जो है वो और डिटोरेट कर जाते हैं कभी कभी क्या कोरोना की वजह से। तो कैंसर पेशेंट्स को काफी हद तक अपना प्रोटेक्शन अच्छे से देखना पड़ता है। तो मेरे भी अब भी पेशेंट्स है जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं इस बार, क्योंकि सेकेंड वेव तो काफी स्ट्रांग है इस बार। तो इसके वजह से क्या होता है, पेशेंट्स जो है उनको काफी हद तक केयरफुल रहना पड़ता है। और जैसे जो पेशेंट जो कीमोथेरेपी से गुजर रहे हैं या रेडिएशन से गुजर रहे हैं,
तो वो सब पेशेंट्स को काफी हद तक केयरफुल रहना पड़ता है, मास्क पहन के या शील्ड वगैरह पहन के अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और उनके घर वालों को भी वही देखना पड़ता है। इसके सिवा काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट भी है कि वो अभी वैक्सीन जब भी अवेलेबल है वो वैक्सीन लेके अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले, क्योंकि वैक्सीन, काफी सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि वैक्सीन लेना है कि नहीं लेना है। ये बहुत ही जी इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक कैंसर पेशेंट जो अभी ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, वो कैंसर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इंजेक्शन ले लें। उसका यही ये है कि आप आपके जो ट्रीटमेंट जो है उसका और वैक्सीन का जो है एटलीस्ट एक 2 वीक्स का गैप रहे, ताकि इम्यूनिटी डेवलप हो सके। 2 हफ्ते में एटलीस्ट कुछ इम्यूनिटी तो डेवलप होगा, तो उसके लिए हम लोगों को 2 हफ्ते का गैप देना पड़ता है ट्रीटमेंट और कीमोथेरेपी, ये मतलब वैक्सीन के बीच में। तो बस उतना देख के हम लोग वैक्सीन दे सकते हैं। देने से काफी पेशेंट्स को बेनिफिट है, क्योंकि सीवियर बीमारी से बच सकते हैं। नहीं तो क्या जी होता है ना, आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ सकता है। वैक्सीन देने से क्या होगा, ये बीमार होंगे तो कोरोना उनको पकड़ेगा, तब भी उनका जो सीवियर बीमारी जो रहती है ना, उस सीवियरिटी स्टेज तक जाने का रिस्क बहुत कम रहता है उसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज जो अफेक्ट हुई है कोरोना कोविड पैंडेमिक के वजह से, वो है कि हम लोगों का जो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो वीक पड़ गया अभी। मतलब हम लोगों का जो पेशेंट जो जल्दी डॉक्टर के पास आते थे वो नहीं आ रहे हैं। जैसे अगर आप कुछ प्रॉब्लम लगा, कोई ब्रेस्ट में कोई गांठ गांठ लगा या मुंह में कुछ पैच ऐसा कुछ दिखने लगा, तो पहले तो लोग आ जाते थे, क्या है वो, मुझे इन्वेस्टिगेट करना है, क्या करना है इसके लिए, वो सब पूछने के लिए आ जाते थे। आजकल पेशेंट डिले कर रहे हैं, क्योंकि उनको दूसरी जैसे कोविड बीमारी से डर है, तो वो बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम हो रहा है आजकल। तो इसके वजह से जो है, हम मेरा अंदाजा है कि नियरली 40% डेथ रेट्स बढ़ेगा कैंसर की वजह से, क्योंकि पेशेंट जो है लेट आएंगे। तो अगर ये एक चीज आप लोगों को मतलब मन में रखना है कि अगर आपको कुछ लगा, जैसे कैंसर जैसा कोई भी साइन लगा, कोई भी वीकनेस लगा, या काफी सारी चीजें हैं जो सिम्टम्स जो है मेरे बुक में भी लिखी हुई है, तो अगर कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम लगा, तो फिर इमीडिएटली उनको आ जाना चाहिए, डॉक्टर का हेल्प लेना है, और कंसल्ट कर लेना चाहिए कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। इग्नोर करने से, ऐसे ऐसे ही बैठ जाने से तो बीमारी स्टेज 4 तक पहुंच सकती है, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैक्सीन लेने वाले कैंसर मरीजों को क्या किसी तरह के लक्षण दिखाई दिए? सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, मैं फिर से। तो वैक्सीन लेने वाले कैंसर मरीजों में किसी तरह के क्या कोई लक्षण दिखाई दिए? क्या लक्षण मतलब? आई डेंट गेट योर क्वेश्चन। सर जैसे कि कैंसर मरीजों को काला गया सर, तो जो कैंसर के मरीज हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन ली है, तो वैक्सीन लेने के बाद क्या उनके अंदर किसी तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं या नहीं? नहीं, किसी का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। उनका कोई एक्चुअली कोई भी रिस्क नहीं है उनको। इनफैक्ट जो बाकी लोगों का रिस्क है वही उनका भी है। सिर्फ इतना प्रॉब्लम है कि उनका इम्यूनिटी लो है, तो फिर वो इम्यूनिटी जितना हम लोगों को चाहिए कोरोना के विरुद्ध जो इम्यूनिटी चाहिए वो डेवलप होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं है। सिर्फ उतना, वही प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि उनके लिए ये जो वैक्सीन है वो डेंजरस है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता वैक्सीन की वजह से। वैक्सीन लेके उनको यूजफुल रहेगा कि नहीं वो पता नहीं है, वो सिर्फ प्रॉब्लम है। किसी किसी को अगर इम्यूनिटी बहुत कम है, तो फिर उनका एडवांटेज, वो वैक्सीन का एडवांटेज नहीं मिल सकता, वही प्रॉब्लम। एडवांटेज नहीं है, लेके कोई बेनिफिट नहीं है, वही प्रॉब्लम। तो एक विशेषज्ञ होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के कैंसर रोगियों की तुलना की जाए, तो
क्या शहरी क्षेत्र में कैंसर रोगियों की संख्या ज्यादा है या ग्रामीण क्षेत्रों में? शहरों में ज्यादा माना जाता है। अब ये सही में सही है कि हम लोग इधर ज्यादा लोग आते हैं डॉक्टर के पास, और उसका जो रिकॉर्ड जो है बेटर है, उसकी वजह से ज्यादा लग रहा है कि सही में ज्यादा है, ये किसी को पता नहीं है। पर हो सकता है सही में ज्यादा हो, जैसे लंग कैंसर वगैरह का तो रिस्क ज्यादा ही होगा सिटी में, क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा है। पोल्यूशन भी एक कारण है लंग कैंसर का। तो अगर आप सिटी में देखोगे तो ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा है, जो रूरल एरिया में है बोला जाता है कि सर्वाइकल कैंसर ज्यादा है। तो काफी सारी डिफरेंसेस तो है। तो ये सही में डिफरेंस है कि जो रिपोर्टिंग हो रहा है उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, बोलना मुश्किल है, बोल पाना मुश्किल है। तो ये मेरा आखिरी सवाल है। मैं जानना चाहता हूं कि कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए आप क्या उपाय बताना चाहेंगे? पहली चीज ये है कि आपको, जैसे मैंने पहले भी बोला है, टोबैको जो टोबैको कंजम्पशन जो है वो, और टोबैको नहीं लेना है बेसिकली। मतलब खैनी हो या कोई भी चीज, गुटखा हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, सब टोबैको, कोई भी उसका अवतार जो है, कोई भी अवतार में उसको नहीं लेना है। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे लेने से कुछ नहीं होगा, इस तरह से कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो ये टोबैको जो है किसी भी फॉर्म में, किसी भी अवतार में उसका प्रॉब्लम ही है। सेकेंड चीज जो बोल रहे हैं वो है कि अल्कोहल, जो अल्कोहल कंजम्पशन भी आजकल कैंसर का जो है वो पॉजिटिव फैक्टर माना जाता है, कि अल्कोहल से भी हो सकता है, तो कैंसर हो सकता है। तो वो जितना अवॉइड हो सके, ऐसा नहीं है कि जो अल्कोहल जो हम लोग बोल रहे हैं ना, वो डेली कंजम्पशन ऐसे कुछ करने से ही ज्यादा रिस्क रहता है। बहुत कम लेने से कुछ होता नहीं है, पर उसको जितना हो सके अवॉइड करें। उसके सिवा काफी जो चीजें, जैसे एक्सरसाइज करने से और हेल्थी डाइट रखने से काफी सारे लोगों को और काफी सारे केसेस में बेनिफिट होता है कैंसर अवॉइड करने में। ऐसे जो मेजर हेल्थ फैक्टर्स है, ये जो सब जो बीमारी है, जैसे बीपी के लिए, हार्ट डिजीज के लिए वो जो अप्लाई होता है, ये कैंसर के लिए भी होता है। इसके सिवा जो कैंसर का जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो रहता है, जैसे मैमोग्राफी हुआ, जो भी वो सब जो है वो जैसे कोई आप जैसे 50 इयर्स का एज क्रॉस करते हो, 45 इयर्स का जो एज क्रॉस करते हो 45 का क्रॉस करने के बाद आपको रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोग्राम में भाग लेना है। स्क्रीनिंग मतलब जो टेस्ट जो रहता है, जैसे मैमोग्राफी हुआ, पैप्समियर टेस्ट जो बोलते हैं वो। काफी सारी चीजें ऐसी है जो आपको आपका कैंसर आपको प्रॉब्लम करने से पहले वो पकड़ लेता है। तो वो सब टेस्ट आपको लेने हैं। वो काफी जो लैब्स रहता है ना, स्टैंडर्ड लैब्स में वो रहता है, पैकेज ही रहता है। जाके अगर आप मास्टर हेल्थ चेकअप बोल के रहता है, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेक बोल के रहता है, ये सब टेस्ट लेने से जल्दी पकड़ में आके जल्दी से ट्रीटमेंट हो सकता है। ये मेरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है लोगों को, क्योंकि जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं ना, जो अगर आप प्रिवेंट कर पाओगे तो उससे बेटर कुछ नहीं है, सबसे अच्छा वही है।